गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है एक सेल में। जैसे कि हमको पता ही है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल के अंदर होता है। तो वो सेल के अंदर जो होता है उसका रीज़न क्या है, उसके अंदर रहने का उसका काम क्या है, सेल को वो ऐसा क्या चीज़ देता है, उसका काम क्या है, जो सेल को क्या बेनिफिट्स हैं उसके। तो इस बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम जान चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ अवर फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। मान लीजिए हमें एक टास्क दिया गया है एक न्यू सिटी को बसाने के लिए। तो एक सिटी को बसाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मेडिकल केयर सेंटर, मार्केट एरिया, गार्डन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सब की ज़रूरत होती है। मीन्स दीज आर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पावर सप्लाई। अगर पावर सप्लाई ना हो तो हम एक शहर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पावर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी शहर को बसाने के लिए। सिमिलरली एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का भी यही काम होता है। जैसे कि हमको पता ही है कि सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और उस ऑर्गेनल को ठीक से काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। और ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी की, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल को सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनको अवेलेबल कराता है। दिस इज द अवर फर्स्ट पॉइंट, मीन्स mitochondria is a powerhouse of the cell. Our next point is through oxidation they do cellular respiration. इसको समझने के लिए हम इन दोनों पॉइंट को एक साथ समझेंगे। मीन्स इट कंटेन्स एंजाइम्स। इस पॉइंट को समझने के लिए जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर को देख ही रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मीन्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ थ्रू ऑक्सीडेशन, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो फूड स्टफ होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स ऑक्सीडेशन में क्या होगा? मीन्स जब हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो जनरली रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को बाहर से ले रहा है, मीन्स सेल से ले रहा है। और ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फूड स्टफ है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जैसे मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड ऑक्सीजन उसने क्या कर लिया? बाहर से ले लिया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एंजाइम फूड स्टफ का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फूड स्टफ का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या रिलीज हो रहा है? CO2। तो इस प्रोसीजर में, इस रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया और आफ्टर द प्रोसीजर, मीन्स आफ्टर द ऑक्सीडेशन, CO2 को बाहर निकाल दिया। तो दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज अ सेलुलर
रेस्पिरेशन। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो यहाँ क्लियर हो जाता है। इस प्रोसीजर को हम और अच्छे से समझेंगे। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फूड स्टफ होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड ऑक्सीजन, फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। मीन्स जब ये ऑक्सीडेशन प्रोसीजर हो रहा है तब एनर्जी रिलीज हो रही है और यही एनर्जी जो रिलीज होती है वो काम आती है फॉर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल। Our next point is energy is released by mitochondria in the form of ATP molecules. इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ये हमारा पॉइंट था। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एनर्जी रिलीज होती है बाय द माइटोकॉन्ड्रिया वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल का सहारा लेंगे। जैसे कि हमको पता ही है कि जो हमारा फूड होता है, हम जो फूड खाते हैं उसमें एनर्जी होता है, लेकिन जो एनर्जी उसमें होता है वो नॉन यूजेबल फॉर्म में होता है। तो उस नॉन यूजेबल फॉर्म को हमको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये काम कौन करता है? ये काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स होते हैं वो इस नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, मीन्स एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। इस एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद ही, मीन्स इस एटीपी मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेकडाउन होता है तभी इसी फॉर्म को ही सेल यूटिलाइज कर सकता है एज अ एनर्जी। तो इस एनर्जी को यूज करने के लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, जो कि ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग जानेंगे एटीपी मॉलिक्यूल्स है क्या। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मीन्स एटीपी इज अ शॉर्ट फॉर्म, इट स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. It is a molecule which has an adenosine ring and 3 phosphate attached to it. This is the structure of the ATP. जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख ही रहे हैं कि एक एडिनोसिन रिंग है, 3 phosphate attached to it. तो this is the usable form of energy. These ATP is utilized by the cell, means इस ATP मॉलिक्यूल ही को ही सेल यूटिलाइज कर सकता है फॉर एनर्जी एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. This is all about the function of mitochondria. Thank you for watching this video. जैसे कि इस वीडियोस में हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए. मैं जरूर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगी और आपके सजेशन को हमेशा दिमाग में रखने की कोशिश करूंगी. और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.